हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कश्यप स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टूर में। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस चैनल पे कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी करवाई जाती है। चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है, विज्ञान का है। चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर है, नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस टाइप का परिवर्तन, चेंज, जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल कहता है भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का बनना। पहले आपके पास दूध था, दूध से बन गया दही। पहले आपके पास दूध था, वो दही में कन्वर्ट हो गया। अब इससे इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म अलग है तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। उसी तरह लोहे पर जंग लगना, वो जंग लग के धीरे धीरे खराब होता जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो इन कारकों से पता चलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये जो कारक दिए हुए इसी से पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चलिए पहला है पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। जब पदार्थ का स्थिति बदलेगा तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूसरा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन या रंग का बदलना, जब उसका कलर चेंज होता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है गर्मी का विकास, टेम्परेचर का बदलना, गर्मी का अवशोषण, रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो उससे पता चलेगा। गैस का विकास, प्रकाश का विकास। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है अभिकारक समझना। तो अभिकारक आपको हम साधारण शब्द में बताते हैं, C+O2, ये हो गया आपका CO2। आपको तो अच्छे से पता होगा कि ये तो रिएक्शन लिखा हुआ है, अभिक्रिया लिखा हुआ है। हिंदी में अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। तो इधर जो रहेगा बाएं साइड, तीर के बाएं साइड जो पदार्थ रहेगा उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको उत्पाद बोलते हैं। तो चलिए पहले अभिकारक का डिफिनेशन देख लेते हैं। आप सबको नोट करते जाइए ताकि आपके नोट्स में रहे और रिवीजन के टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिए, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। हिस्सा लेते हैं मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से CO2 बन रहा है आपका, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी कारक बन गया, ये अभिकारक हुआ। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद। उत्पाद जो फॉर्मेशन होने के बाद निकलता है, रिएक्शन के बाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे आपका CO2 बना था तो ये अभिक्रिया के बाद ही बना था ना, रिएक्शन के बाद बना था तो उत्पाद कहते हैं। अब आप समझिए पहले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन का पूरा कार्बन ना लिखते हुए हम लोग, पूरा कार्बन ना लिखते हुए हम लोग लिखते हैं सी लिखते हैं, तो इसका ये हो गया संक्षिप्त प्रदर्शन। और ऑक्सीजन का पूरा ऑक्सीजन ना लिखते हुए O2 लिखते थे, ये हो गया संक्षिप्त प्रदर्शन। आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आप सबको नोट करते जाइए, आपके नोट्स में रहेगा तो बोर्ड एग्जामिनेशन के समय आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जितना अच्छा नोट्स रहेगा उतने अच्छे से आप रिवीजन कर सकेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको PDF भी दिया जाएगा। चलिए पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, जो आपको ऊपर में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है रासायनिक समीकरण में तत्व और प्रतीक तथा अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे C लिखे तो यहाँ G, एक मिनट, जैसे O2 लिखे हम तो यहाँ G लिख दिया, मतलब जिससे गैस, ऑक्सीजन गैस है तो इसकी अवस्था के साथ इसको निरूपित कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। कोई भी रिएक्शन होता है तो जैसे कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग तो उसके ऊपर टेम्परेचर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। उसके प्रेशर को भी यहीं दर्शाते हैं। ताप, दाब, सनलाइट को भी यहीं दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाया जाता है सनलाइट को। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक है संतुलित समीकरण। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं संतुलित समीकरण क्या है और इसे क्यों संतुलित करना चाहिए। तो देखिए, आप पहले देखिए संतुलित समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष बाई तथा दाई ओर में प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या बराबर होती है।
उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा रिएक्शन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट है वो इक्वल हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ज्ञापन के लिए लेते हैं हम लोग C+O2, CO2 बन गया आपका। ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, तो ये आपका संतुलित समीकरण मतलब रिएक्शन हो गया ये रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, उसके महत्व के बारे में देखते हैं। ये पहला नियम है आपका और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा। नॉर बी क्रिएट और नेदर बी डिस्ट्रॉय। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा, मतलब उसके ना बढ़ेगा और ना घटेगा। आप सिंपल शब्द में समझिए। चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जो आपका स्टार्टिंग में एलिमेंट का कॉफिशिएंट था वही आपके उत्पाद का भी होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का भी कॉफिशिएंट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल विधि। अगर आपको कोई पूछता है हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, तो आप उसे आंसर दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए संतुलित करने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला चरण है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र को चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। देखिए यहाँ Fe लिखे, H2O लिखे, Fe2O3 प्लस H2O लिखे। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया आगे जाके आपको पता चलेगा। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन ना कीजिए, कोई परिवर्तन नहीं, इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं लिखे, जो रिएक्शन दिया हुआ वही लिखा हुआ है। अब देखिए स्टेप 2, चरण 2 है समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जो तत्व है उसको नोट कीजिए एक सारणी बना के। आप देखिए आयरन, आयरन एक था, हाइड्रोजन दो था, आपको दिखा देते हैं हम। देखिए Fe कुछ नहीं तो वन है और हाइड्रोजन दो है, बाईं ओर देखना है। उसी तरह उसके राइट हैंड साइड देखिए तो इधर दाईं साइड देखिएगा तो Fe दो है, दो Fe है, उधर एक है इधर दो है, ऑक्सीजन तीन है, हाइड्रोजन दो है। दो होगा, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन चार है। चलिए थर्ड स्टेप में आते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व अभिकारक तथा उत्पाद के साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। Fe3 देखिए, Fe3 इधर है और यहाँ Fe1 एक है, यहाँ H2O दो है, यहाँ H2O दो था, तो यहाँ चार से गुना कर दिया तो चार दूने आठ हो गया और चार दूने आठ हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो गया। लेकिन हाइड्रोजन संतुलित होते होने के साथ साथ ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पहले से चार था और यहाँ चार ऑक्सीजन हो गया, तो ये संतुलित हो गया। लेकिन अभी भी आयरन नहीं संतुलित है, आयरन इसके इक्वल टू नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं के चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब देखिए हमारे पास इधर आयरन के पास तीन था, यहाँ आयरन के पास नहीं था, तो यहाँ थ्री लगा दिए। उसके गुणांक से मल्टीपल करके LHS इक्वल टू RHS करना है आपको। तो अब देखिए यहाँ तीन, थ्री आयरन है, यहाँ थ्री आयरन यहाँ है, आठ हाइड्रोजन है, आठ हाइड्रोजन है, फोर इंटू टू एट हाइड्रोजन, फोर ऑक्सीजन, फोर इंटू ऑक्सीजन तो फोर ऑक्सीजन और यहाँ फोर ऑक्सीजन। अब आपको सब बैलेंस हो गया। चलिए सभी तत्वों की परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों और समान है, आप देख सकते हैं दोनों इक्वल टू, हम मिला दिए वैसे भी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5 इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इस तरह से डिनोट करके आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए अभी कारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना है। तो पहला ठोस के लिए एस लिखेंगे, सॉलिड के लिए एस, द्रव मतलब लिक्विड के लिए एल, और गैस की गैसीय अवस्था के लिए जी, मतलब गैस के लिए जी लिखना है। जलीय विलयन एक्वस AQ लिखना है उसके लिए। तो आयरन किस अवस्था में, तो आपको पता ही होगा, ये सॉलिड है, ऐसे डिनोट किया गया है। H2O मतलब वाटर, वाटर क्या है, यहाँ L होगा, लिक्विड होगा। फिर FeO3 है और 4H2O है, 4H2 है। चलिए छठा स्टेप देख लेते हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं, जो आपको हम पहले बता चुके हैं।
समीकरण में दोनों और तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर है, अतः समीकरण असंतुलित है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करना चाहिए, करना क्यों आवश्यक है। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देंगे नेक्स्ट वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हर चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा चैप्टर के लिए, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप VVI लगा के नोट कर लीजिए। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे छोटी से छोटी, जैसे हम 3 के जगह पे 6 लिख के भी कर सकते थे, लेकिन सबसे छोटी से छोटी गुणांक से लेकर हम लोग संतुलित करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से जरूर क्वेश्चंस रहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 रिएक्शंस पूछेगा, उसका डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल आप लिखिए, फुल मार्क्स ले पाइएगा। आप नोट करते जाइए, जितना बेहतर नोट्स होगा उतने बेहतर मार्क्स होंगे आपके। ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। आप या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो नोट कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको PDF भी दिया जाएगा। चलिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके, मतलब मिलके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में से कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है, मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, आप विथ एग्जाम्पल याद करके रखिए, आपके श्योर एंड सर्टेन 100% मार्क्स आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हर चैप्टर समाप्त होते ही आपको भारी भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। उदाहरण, कोयले का दहन, सी सॉलिड में है, इस तरह आप डिनोट करके लिखिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे जो कॉपी चेक करता है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाता है। O2 गैस, CO2, ये तो फर्स्ट रिएक्शन आपको कोयले के दहन वाला बताए थे। देखिए यहाँ एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ, और दोनों मिलके सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। 2 पदार्थ मिलकर सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए दूसरा है जल का निर्माण। यहाँ देखिए H2O गैस अवस्था में है, O2 भी गैस अवस्था में है, और 2H2O जल बना दिया, मतलब एक पदार्थ और ये 2 पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो ये भी हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। आप विथ एग्जाम्पल याद करके रखिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिना बुझा हुआ चूना। CaO है, सॉलिड फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, और ये बना देगा CaOH2 का होल 2, CaOH2 का, तो ये हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, और ये एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन में है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाओं कहीं बोला जाता है अपघटन अभिक्रियाएं, आप ये भी याद करके रखिएगा। चलिए डिफिनेशंस को देखते हैं इसके। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जस्ट अपोजिट है आपके संयोजन अभिक्रिया से। इसमें एक पदार्थ रहेगा, मान लीजिए ये 5 मीटर का, मान लीजिए 5 मीटर का कपड़ा है, और यही टूट के हो जाएगा 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। चलिए अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वियोजन अभिक्रियाएं कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उसमें वियोजन, जो ऊष्मा द्वारा किया गया है। दूसरा वैद्युत वियोजन, जो विद्युत धारा के प्रवाहित से होने वाला वियोजन है, मतलब इसमें हीट डालेंगे, जैसे उसमें निरूपण किया जाता है, हीट डाल के अगर रिएक्शन करवा रहे तो उसमें वियोजन हो जाएगा। अगर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी डाल के अगर करवा रहे हैं, रिएक्शन तोड़ रहे हैं विद्युत की सहायता से, तो विद्युत वियोजन हो जाएगा। और नेक्स्ट है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस को करवा रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवा रहे हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जीन अभि एक मिनट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम अलग से बता दे रहे हैं आपको। चलिए इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ले लेते हैं पीबी को ले लेते हैं, PbNO3 ले लेते हैं।
3 का होल 2। और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं, हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हीट दे दिए, हीट दे दिए। तो ये टूटेगा किस प्रकार के फॉर्म में, तो ये होगा 2PbO टूट जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, प्लस 4NO2 बाहर आ जाएगा। अगर आपको देख मतलब लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ जाइए क्या बोल रहे हैं और उससे नोट डाउन कर लीजिए। प्लस O2 के फॉर्म में बाहर आएगा। ये हो जाएगा आपका उस्मानसोसी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अभिक्रिया नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व और उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जो अधिक क्रियाशील तत्व रहते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंटर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत का जमना। तो देख लीजिए कैसे विस्थापित करता है। एफ ही लिए सॉलिड फॉर्म में, CuSO4 एक्वस फॉर्म में, जलीय अवस्था में है विलियन में, और ये FeSO4 बन गया और Cu कम कम क्रियाशील है इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। और जो इसके पास SO4 था ये अधिक क्रियाशील है, मतलब आयरन अधिक क्रियाशील है तो ये SO4 के साथ आ गया, तो ये बन गया FeSO4 प्लस Cu। कॉपर कम क्रियाशील था तो उसको बाहर निकाल दिया। समझ गए होंगे आप। अगर आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। और इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, वो जो उसके परत था जो विस्थापित होने के बाद, ये नहीं ऊपर वाला रिएक्शन, तो उस पर जम गई और CuSO4 नीले विलयन में रंग हरा FeSO4 का निर्माण का कारण हो गया। विस्थापित करने के बाद उसका कलर कलर पूछता है, नीले विलयन में रंग हरा, FeSO4 का कलर कैसा हो गया, हरा हो गया। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट ये रिएक्शन एक और है, ZnCuSO4 प्लस ZnSO4। तो ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है CuSO4, तो ZnSO4 बन जाता है और Cu को बाहर कर देता है क्योंकि ये कम क्रियाशील है। आपको इसके लिए 2-4 रिएक्शन को आप याद कर लीजिए, इसमें आप देख लीजिए कौन कम क्रियाशील है कौन अधिक क्रियाशील है, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, वही लिखा हुआ है। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है, दो आयनों के आदान प्रदान से होता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल को। सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको NCERT में यही एग्जाम्पल्स मिलेंगे और आप इसे अच्छी तरह से देख लें समझ लें ताकि आपको ज़रा सा दिक्कत ना हो। चलिए Na2SO2 सोडियम सल्फेट को लिए हैं प्लस बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2। अब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। आपको एक ट्रिक देते रुकिए, Na2 प्लस SO2 प्लस BaCl2 है। तो आप इसमें देखिए पहले NaCl को बाहर निकालिए, NaCl, तो इसका 2 मॉलिक्यूल है, इसका भी 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा NaCl। और जो बच गया BaSO4, तो इसको आप लिख दीजिए एक जगह कंबाइन करके, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे देख लीजिए। बेरियम सल्फेट BaSO4 जो प्रोडक्ट बना था आपका, कि सफ़ेद आविले अवक्षेप का निर्माण होगा। ये आपके एग्जाम में एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा किस प्रकार का अवक्षेप बन रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा सफ़ेद आविले अवक्षेप बन रहा है। आविले मतलब घुलनशील नहीं है, इसलिए अभिक्रिया का अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यही अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, जिसमें अवक्षेप की प्राप्ति होती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है उपचयन और अपचयन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं सारे सवाल। उपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी अथवा दोनों, इसे दोनों हो तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी या तो हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, या एक साथ दोनों होगी तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण को देखते हैं, C+O2 CO2 हो गया। देखिए यहाँ अलग अलग था, ऑक्सीजन अलग था कार्बन अलग था, और इधर आके मिल गया तो इसके इधर आके इधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इधर आने पे इधर कमी थी। उसी तरह 2Cu+O2 इक्वल टू 2ACuO हो गया। आप रिएक्शंस को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास
मतलब ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। अगर हाइड्रोजन की वृद्धि होगा जस्ट अपोजिट है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सेम एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए, वैसा रिएक्शन जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं साथ साथ, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में आए दिन प्रतिदिन उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। पहला संक्षारण, आप अच्छे से समझ लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं परिभाषा को। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा पड़ा हुआ है, उस पर बारिश बारिश की वजह से पानी आ रहा है ऊपर से, उसका धीरे धीरे एक परत ऊपर से मतलब जंग लगते जाता है और वो धीरे धीरे उसका वजन घटते जाता है, तो संक्षारण हो गया। देख लीजिए उदाहरण भी दिया हुआ है इसमें। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर परत व तांबे के ऊपरी हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। आप विथ उदाहरण लिखिएगा, वहाँ विथ एग्जाम्पल लिखिए, आपको 100% मार्क्स दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें और संक्षारण से बचाव के उपाय को लिखें। तो आपको लिखना पड़ेगा यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातु को बचाया जा सकता है। आपको जहाँ तक पता होगा कि कोई दरवाजा या फिर कोई पाइप वगैरह जो बारिश में रहता है तो उसमें प्राइमर मारा जाता है, रेड कलर वाला जो रहता है पेंट, तो उसको उसे बचाने के लिए मारा जाता है, उससे उस पर संक्षारण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को आपको तो पता होगा, ये प्रतिदिन जीवन में जो अभिक्रियाएं हो रही है उनमें से एक है। चलिए देखते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जो तेल से बना हुआ है, तेल से, और वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उससे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए चिप्स है, उसमें हवा लग जाता है तो खराब हो जाता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दिए हम। विकृत गंधिता रोकने का उपाय, तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के। नेक्स्ट है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। ये आपके स्पेशल फॉर जैक बोर्ड, लेकिन अगर आपके स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है तो सभी बोर्ड के लिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर प्रकार की तैयारी करवाई जाएगी चैनल पे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जाएगी, एग्जाम टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। धन्यवाद।